अस्सलामुअलैकुम। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस जारी किया। जितनी भी स्लिप्स वीवीपैट में डिस्प्ले होती है उनको अलग से काउंट किया जाए बैलेट पेपर में वोटिंग के साथ, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इससे तो हम वापस उसी दौर में चले जाएंगे कि जब एक एक वोट की काउंटिंग होती थी। ये सब मामला क्या है? आखिर इस ईवीएम को कब लाया गया? ये ईवीएम क्या है और कैसे ये वर्क करता है? क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? यही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। देखो, लोकसभा इलेक्शन में भी कुछ ही महीने बचे हैं। फिर से हर बार की तरह इस बार भी ईवीएम चर्चा में है। बहुत सारे जगहों पे प्रोटेस्ट भी हुए इसके खिलाफ। लोगों का कहना है ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने सारे लोगों ने एक मशीन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तो ये तक बोल दिया है कि नरेंद्र मोदी ईवीएम के बिना इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। और शरद पवार ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया और बहुत सारे वकीलों ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अब जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है तो शायद कुछ तो सीरियस होगा। देखो, देश में फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना एक डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। मगर एडवोकेट भानु प्रताप का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोदी सरकार से मिली है। कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है, होगा भी कैसे? होगा भी नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मोदी का ही बनाया हुआ है, मोदी की गुलामी करता है। सो हम भारत की जनता हैं और भारत की जनता इस देश की मालिक है। सरकार होती कौन है और इलेक्शन कमीशन होता कौन है? 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। देखो, ये बात तो सही भी लगती है। इलेक्शन कमीशन में मेन 3 ऑफिसर्स होते हैं, मगर 2024 शुरू होते ही वहां पे एक वैकेंट पोस्ट थी। फिर 9 मार्च 2024 इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया। इसके पीछे बहुत रीजंस बताए जाते हैं, मगर अभी हम वहां नहीं जाएंगे। अब टोटल 2 पोस्ट खाली हुई इलेक्शन कमिश्नर्स की। अब 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना है। पहले इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मगर बीजेपी सरकार ने करीब 4 महीने पहले एक नया कानून लाया। उसमें था कि अब इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, बल्कि हमारी ही सरकार का यूनियन मिनिस्टर होगा। अब इन 3 लोगों को 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना था, जिसमें था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और तीसरे थे एक अपोजिशन पॉलिटिशियन अधीर रंजन चौधरी। लेकिन इस अपॉइंटमेंट के वक्त प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, ऐसा अधीर रंजन चौधरी का कहना है। अभी हम वहां नहीं जाते हैं, वरना हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पहला सवाल, आखिर इस ईवीएम को कब लाया गया? इस ईवीएम को 1990s में बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, मगर इनको यूज किया गया 1998 के इलेक्शन में। उससे पहले यहाँ पे मैनुअल वोटिंग होती थी, मतलब एक पेपर पे अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखकर एक बॉक्स में डालना होता था। मगर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी और बहुत ज्यादा टाइम लगता था। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी है जिनमें बताया गया कि इन बॉक्सेस को जिन गाड़ियों में ले जाया जाता था उन गाड़ियों में हेरा फेरी होती थी, इसलिए ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब दूसरा सवाल, ये ईवीएम क्या है और कैसे ये वर्क करती है? एक ईवीएम 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला है बैलेट यूनिट, दूसरा है वीवीपैट और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। आइए एक एक करके इन तीनों की वर्क को समझते हैं। पहला बैलेट यूनिट, ये वो मशीन है जहाँ पे जाके आप बटन दबाते हैं अपनी फेवरेट पार्टी को वोट करने के लिए। दूसरा वीवीपैट, जब आपने बैलेट यूनिट पे वोट डाला तो ये वीवीपैट एक स्लिप जनरेट करती है जो आपके लिए 7 सेकंड तक विजिबल होती है। इस स्लिप में लिखा होता है कैंडिडेट का सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उस पार्टी का सिंबल। तीसरा कंट्रोल यूनिट, जब आपने वीवीपैट में स्लिप देखी उसके बाद इस कंट्रोल यूनिट में आपका वोट रिकॉर्ड होता है और इसी कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल होता है वोट्स को काउंट करने के लिए। पहले इस ईवीएम में 2 ही यूनिट्स होते थे, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। 2010 में वीवीपैट को ईवीएम में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वोटर को ये कंफर्म हो जाए उसने जिस पार्टी को वोट किया उसी पार्टी को वोट गया। अब आखिरी सवाल, क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? यहाँ पे 2 चीजें समझो, हैकिंग और टेम्परिंग। हैकिंग उस चीज की होती है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, मगर इंडियन ईवीएम्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं और ना ही किसी वाईफाई से, तो हैकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। 2014 के इलेक्शंस में ईवीएम को यूज किया गया, मगर इलेक्शन खत्म होने के बाद बहुत पार्टियों ने हल्ला उठाया
कि इन EVMs को हैक किया गया है। फिर एक पार्टी मेंबर ने दिल्ली असेंबली में EVM मशीन लगाई और उसे हैक किया, मगर वो ओरिजिनल EVM मशीन नहीं थी बल्कि कॉपी थी। फिर इस बात को लेकर बहुत हल्ला हुआ। फिर आया डेट 3 जून 2017। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर पार्टी को चैलेंज किया और बोला जो लोग ये कहते हैं कि EVM हैक हो सकती है, वो दुनिया का कोई भी हैकर लाए और इसे हैक करके दिखाए। उस वक्त कोई भी पार्टी आगे नहीं आई, क्योंकि उन पार्टियों को पता था कि अगर EVM हैक नहीं हुई तो खामखा बदनामी हो जाएगी। खैर, अब अपने सवाल पर वापस आते हैं। हैकिंग तो इसमें नहीं हो सकती है, मगर टेम्परिंग पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि है तो ये आखिर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही। टेम्परिंग कैसे हो सकती है और उनका क्या सोल्यूशन है, आइए ये भी जानते हैं। टेम्परिंग होने के लिए 3 पॉइंट्स है। पहला, जब आपने बैलेट यूनिट में अपना वोट डाला और वीवीपैट ने आपको अपना वोट दिखाया, फिर वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के बीच में क्या होगा आपको नहीं पता चलेगा। अगर वीवीपैट को ये पहले से ही कमांड दी गई हो कि आपको इतने वोटों के बाद इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने हैं, ये तो हो सकता है क्योंकि वीवीपैट इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है। आखिर वो भी तो एक मशीन ही है जिसमें प्रोग्राम होता है। अब इसका सोल्यूशन सुनो। इसका सोल्यूशन सिंपल है। जब हम बैलेट यूनिट में वोट डालें, उसके बाद वो सीधा कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हो जाए, फिर हमें वीवीपैट में अपनी फेवरेट पार्टी का सिंबल दिखे जिसको हमने वोट किया। दूसरा इश्यू सीरियल नंबर का है। इसको ध्यान से समझो। ये जो बैलेट यूनिट है, इसको इस कंट्रोल यूनिट के साथ पोलिंग बूथ में पेयर किया गया। अब जितने भी वोट्स इस बैलेट यूनिट में डलेंगे वो सब इस कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। मगर अगर बाद में इस कंट्रोल यूनिट को चेंज किया गया तो क्या होगा? क्योंकि किसी भी बैलेट यूनिट को किसी भी कंट्रोल यूनिट के साथ पेयर किया जा सकता है। इस सब मामले को एक एग्जांपल से समझो। मान लो इस बैलेट यूनिट में 100 वोट डले, उसमें से 50 पार्टी A को डले और 50 पार्टी B को, जो कि इस कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हुए। मगर अगर बाद में इस कंट्रोल यूनिट को चेंज किया गया किसी दूसरे कंट्रोल यूनिट के साथ जिसमें पहले से ही रिकॉर्ड हो पार्टी A के 80 वोट है और पार्टी B के 20, ये तो हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन सुनो। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को एक यूनिक सीरियल नंबर दिया जाए ताकि जब वोट्स की काउंटिंग होनी होगी तब बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट वही हो जो कि पोलिंग बूथ में इस्तेमाल किए गए हो। तीसरा, जियो टैगिंग, मतलब ये जो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट है उन पर GPS ट्रैकर लगाए जाए, उनके अंदर नहीं उनके ऊपर, क्योंकि अगर GPS अंदर डाला तब तो इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर तो हैकिंग का भी इशू आ सकता है। ये GPS ट्रैकर इसलिए लगाई जाए ताकि रास्ते में कहीं पे छेड़छाड़ ना हो सके। देखो, हमें किसी भी पार्टी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने लद्दाख प्रोटेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। बाय।